नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि कल। सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोनों डिप्टी सीएम और कई कैबिनेट मंत्री रहेंगे मौजूद। आज पूरे प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की हड़ताल। यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले हड़ताल। मुख्यमंत्री को सौंपा 31 सूत्रीय मांग पत्र। अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर आरोप। चुनाव आयोग ने जनता से छुपाया। अखिलेश ने उठाए गंभीर सवाल। अखिलेश ने कहा लोकतंत्र पर डाका। यूपी में 22 सीनियर डॉक्टरों के तबादले। सीएमओ एसीएमओ स्तर के डॉक्टरों के ट्रांसफर। सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, रामपुर के डॉक्टरों के ट्रांसफर। 11 सितंबर को मॉरिशस पीएम का वाराणसी दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आएंगे। सीएम योगी के साथ कई मंत्री होंगे शामिल। यूपी सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। यूपी में फिर सक्रिय होगा मानसून। आंधी, बारिश और वज्रपात का जारी अलर्ट। 21 से 24 अगस्त तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि कल आयोजित होगी। आपको बता दें तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि कल आयोजित होगी। सीएम योगी सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम और कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तृतीय गौरव दिवस के साथ श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन होगा। अलीगढ़ के ताला नगरी में तैयारियां जोरों पर है। कार्यक्रम स्थल पर चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कसी गई है। कल्याण सिंह की विरासत को इस दौरान याद किया जाएगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति कल कार्यक्रम आयोजित होगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला। आपको बता दें यूपी सरकार के मंत्री व रायबरेली के प्रभारी मंत्री ने जताई नाराजगी। प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने हमले की निंदा की है। आपको बता दें अगर इस तरह हमले होते रहे तो कौन जनता के बीच जाएगा। एमएलए पूजा पाल के सपा से निष्कासन पर स्तब्ध। आपको बता दें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर प्रभारी मंत्री ने जताई नाराजगी। उन्होंने कहा अगर इस तरह से हमले होते रहे तो कौन जनता के बीच जाएगा। एमएलए पूजा पाल के सपा से निष्कासन पर स्तब्ध नजर आए राकेश सचान। उन्होंने कहा कि स्तब्ध हूं। अखिलेश यादव पर भी मंत्री राकेश सचान ने उठाए सवाल। राहुल व अखिलेश पर भी राकेश सचान ने प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सवालों पर भी अपनी प्रतिक्रिया राकेश सचान के द्वारा दी गई। तो राहुल व अखिलेश पर भी राकेश सचान ने प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर भी मंत्री राकेश सचान की प्रतिक्रिया सामने आई। तो रायबरेली से अहम खबर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की प्रतिक्रिया सामने आई। यूपी सरकार के मंत्री व रायबरेली के प्रभारी मंत्री ने जताई नाराजगी। देखिए, राजनीति करने वाले लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं और पब्लिक की जनता दरबार लगा करके समस्याएं सुनना। तो जिस तरह से ये घटना हो रही, इसकी निंदा भी हो रही। भाई, लगातार जब आदमी जन समस्याओं को सुन रहा है, आपकी समस्याओं पर पहल करके मदद करने का काम कर रहा है, इसके बाद भी आक्रोश करके इस तरह से कैसे लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे। तो घटना की निंदा करते हैं हम लोग। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर प्रेस क्लब नवीन मार्केट में कीर्ति शेष प्रवीण दीक्षित की जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कार्यक्रम का विषय था आत्मनिर्भर भारत योजना में मीडिया की भूमिका, जिसमें शहर के वरिष्ठ पत्रकारों, शिक्षाविदों और जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार पीयूष त्रिपाठी को प्रवीण शोध संस्थान की ओर से प्रवीण पत्रकार सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा ने की, जबकि संचालन कवि मुकेश श्रीवास्तव ने किया। मुख्य अतिथि विधायक सलील बिश्नोई ने कहा कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और आत्मनिर्भर भारत केवल योजना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है। इसकी सफलता में मीडिया की भूमिका निर्णायक होगी। विशिष्ट अतिथि
इंद्रमोहन रोहतगी ने मीडिया से जनहितकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की अपील की। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने मीडिया की सकारात्मक भूमिका पर बल देते हुए कहा कि ये युवाओं को उद्यमिता और स्टार्टअप की दिशा में प्रेरित कर सकता है। डॉक्टर ज्ञानचंद अवस्थी ने दिवंगत प्रवीण दीक्षित को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई और मीडिया को इस दिशा में मार्गदर्शक शक्ति बताया गया। ये प्रवीण जयंती करके हम सन 2009 से प्रवीण सोच संस्थान की तरफ से कार्यक्रम चलाते हैं और इसमें किसी न किसी सज्जन व्यक्ति को, पत्रकार को सम्मानित करना या कोई युवा पत्रकार हैं तो उनको पुरस्कार देना, इसका कार्य कर रहे हैं। इस बार हमने जो प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की योजना जो चलाई जा रही है उसी को लेकर के मीडिया की क्या भूमिका हो, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारा जो है इसी क्रम में जो अगला कदम है वो ये है कि हम जो है जगह जगह जाकर के प्रतिष्ठानों में, संस्थानों में जाकर के इस कार्यक्रम को बढ़ावा दें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है और किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई कर रही है और कई दुकानों को निलंबित कर FIR दर्ज की गई है। मंत्री ने कहा कि सभी जनपदों में मॉनिटरिंग अधिकारी सक्रिय हैं और महंगे उर्वरक बेचने वाले दुकानदारों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने खाद के अनावश्यक भंडारण से बचने की भी अपील की। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष खरीफ 2025 में अब तक 42.64 लाख मैट्रिक टन उर्वरक बिक्री हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार की तुलना करते हुए कहा कि 2016-17 में मात्र 22 लाख मैट्रिक टन बिक्री हुई थी, जिससे किसान परेशान थे। हालांकि मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की खाद की कोई कमी नहीं। रबी 2025-26 के उत्तर प्रदेश की तैयारी के लिए आज हम लोगों ने प्रारंभिक बैठक यहाँ पर की है और उसके भीतर प्रदेश में रबी का आच्छादन 138,78,000 हेक्टेयर में करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 में 132,86,000 हेक्टेयर के भीतर रबी का आच्छादन हुआ था। उसकी तुलना में लगभग 4 लाख हेक्टेयर में अब की बार अधिक रबी की खेती बढ़ाई जाएगी। इस वर्ष हम लोगों ने 10 लाख कुंटल अनुदानित बीज की व्यवस्था कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील परिसर में एक बार फिर लेखपालों की दबंगई का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मत्स्य पालन पट्टा के लिए जानकारी लेने आए दलित किसान पिता पुत्र को दर्जनों लेखपालों ने मिलकर बड़ी बेरहमी से पीटा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जब इस मामले में सिराथू SDM राजेश गौड़ से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कैमरे के सामने कहा कि ये सूचना गलत है। अगर सबूत या प्रूफ ऐसा है तो दिखाइए। यहाँ तो उल्टा ही सूचना आई है कि एक शिकायतकर्ता के द्वारा उल्टा बदमाशी की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर न्याय कौन करेगा, पीड़ित की गुहार कौन सुनेगा जब अधिकारी ही सबूत मांग रहे हैं। हमारा 6 तारीख को मत्स्य पालन का पट्टा हुआ था। उसके बाद पट्टे की रसीद लेने गए थे हम, तो वहाँ से रसीद हमको मिली। रसीद जहाँ पैसा जमा होता है वो साहब ने कहा कि तुम एक रिपोर्ट वहाँ से बनवा लो लेखपाल से कि वो लगती है वहाँ तालाब में पानी है कि नहीं है। दोनों आदमी हम थे, हमारा एक पार्टनर और दूसरे तालाब का पट्टा उसका रमेश नाम है। तो हम 1,000 दे के चले आए और परेशान कर रहे हैं आप 3-4 दिन से। हमारे भी पास काम है, हम यहाँ के बैठे रहें खाली किसान आदमी, हमारे पास तमाम काम है, रोज़ दौड़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं हो जाएगा, ये तो तुम्हारा दौड़ना काम है। तो वो सुल्तान लेखपाल ने हमसे बहस करने लगा। हमने कहा तुम क्यों बोल रहे हो, तुमसे कोई मतलब नहीं, हमारे हल्के के जो लेखपाल उनसे हम कहाँ बात कर रहे हैं। तो वो बोला तुम मुझसे बात कर, फालतू बात मत करें। मैंने कहा तुम बात करते हो तुम ही पैसा दे दो मुझे, मैं चला जाऊँगा, नहीं काम नहीं कराऊँगा। इसी बात को होकर वो सुल्तान उठा अपनी कुर्सी से और मैं मेज के बाजू में खड़ा था बाहर, मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। हमारे पिताजी पट्टा करवाए थे मत्स्य पालन का 6 तारीख को। उसके बाद कल हम लोग गए, मेरे पिताजी और हम गए आख्या बनवाने के लिए
तो आख्या बनवाने के लिए तो वहाँ पे नेकपाल साहब थे, वो रिश्वत मांग रहे थे हमारे पापा जी से। उसके बाद हमारे पापा जी ने काफ़ी ज़्यादा मतलब बहसबाजी उनसे करने की, किस बात का रिश्वत दें। तो एक सुल्तान नेकपाल हैं, वो काफ़ी दबंग नेकपाल हैं और काफ़ी उनका राजनेताओं से और आजम खान जैसे लोगों से उनका काफ़ी संपर्क है। तो उन्होंने हमारे पापा के ऊपर सीधे हाथ उठा दिया और मारना चालू कर दिए। देखिए, ये तथ्य जो आप कह रहे हैं शायद यहीं से गलत कह रहे हैं कि ऐसा कुछ आपके पास प्रूफ है या कुछ भी। यहाँ तो जो उल्टी ही सूचना आई है कि यहाँ लेखपाल कक्ष में जाके जो है एक शिकायतकर्ता जो आया था उसके द्वारा बदमाशी करी गई। हालांकि जिस साथ बदमाशी करी गई उसके क्षेत्र का ना लेखपाल है, ना ही उसका कोई कार्यकर्ता है वहाँ से, और वो अभी आई है, तहरीर उसके द्वारा दिया जा रहा है थाने पे, और जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वहाँ से कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का बुलंदशहर। जिला जज मंजीत सिंह स्योराण की कोर्ट ने वाहिद हत्याकांड में सभी 12 नामजद हत्यारोपियों को हत्या का दोषी माना। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें 24 अगस्त 2012 में वाहिद की हत्या हुई थी। हत्या के बाद दो जातियों के बीच तनाव की स्थिति पनप गई थी। मामूली विवाद में वाहिद की हत्या के बाद दोनों वर्गों के बीच हमले की वारदात सामने आई थी। इस हत्याकांड में 15 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई थी। 3 लोगों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। शेष 12 आरोपियों को जिला जज द्वारा दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 8 आरोपियों को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना व अन्य 4 जिनसे हथियार बरामद हुए थे उन पर 55,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर के गंजरीय क्षेत्र में शारदा नदी का कटान लगातार जारी है। विकासखंड बेहटा की ग्राम पंचायत मानपुर मल्लापुर के मजरा लखनीपुर में नदी पिछले 1 सप्ताह से तेजी से कटान कर रही है। इस कटान से 2 दर्जन से अधिक किसानों की कृषि योग्य भूमि और गन्ना व धान की फसलें नदी में बह गई हैं। लखनीपुर गांव का अस्तित्व अब खतरे में है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन केवल औपचारिकता निभा रहा है। सिंचाई विभाग समय पर कटान रोधी कार्य नहीं करता। विभाग की सक्रियता केवल बाढ़ और कटान के समय ही दिखाई देती है। गाँव में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। मवेशियों का टीकाकरण नहीं हुआ है और स्वास्थ्य विभाग ने भी अभी तक कोई शिविर नहीं लगाया है। खाने पीने और रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने सरकार, शासन, प्रशासन से कटान रोधी कार्य, सफाई व्यवस्था, मवेशियों के टीकाकरण और स्वास्थ्य शिविर लगाने की तत्काल मांग की है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। लखनऊ से अगली अहम खबर है जहां बांगरमऊ मार्ग पर एक बड़ा हादसा है। उन्नाव जिले में लखनऊ बांगरमऊ रोड पर मियागंज चौराहे के पास सिटी मजिस्ट्रेट की बोलेरो वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां बेटा गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों की पहचान अंश 22 वर्षीय, पुत्र रामभजन और उसकी मां सुषमा देवी 50 वर्षीय के रूप में पहचान हुई है, जो मुस्तफाबाद गाँव बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के निवासी है। घटना की तत्काल मजिस्ट्रेट के से ही दोनों घायलों को मियागंज CSC पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने सुषमा देवी की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस जांच में जुटी है। हादसे से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल खबरों में वक्त है एक अहम ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। भारतीय रेलवे जहां ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए तमाम प्रयास कर रही, तो वहीं अब रेलवे ने एक नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है, जो बिल्कुल हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों की तरह ही होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यात्रा के दौरान साथ ले जाने वाले सामान यानी कि लगेज की वजन के बारे में, जिसे अब रेलवे एयरलाइनों की तरह नियंत्रित करेगा। हालांकि यह नियम पहले से है, लेकिन इसे पूरी तरह से नियम लागू नहीं किया जा सका था। अब तय किए गए मानकों के अनुसार ही भारतीय रेल में यात्रा करने के दौरान यात्री अपने साथ सामान ले जा सकेंगे। देश के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सामान वजन पर इससे संबंधित लिमिट सख्ती से लागू की जाएगी। एयरलाइन की तरह ही ट्रेन के सफर के लिए भी अब इन नियमों को पूरी तरह से लागू किए जाने की तैयारी की गई है। नियम के मुताबिक यात्रा की विभिन्न कैटेगरी के मुफ्त सामान की अनुमति अलग अलग होती है, जैसे कि फर्स्ट क्लास AC कोच में सफर करने वालों के लिए 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी। AC सेकंड क्लास के लिए यात्रियों के लिए 50 किलोग्राम और थर्ड AC स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक सामान ले जाने की लिमिट होगी। अगर बात करें जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री, तो उनके साथ ले जाने वाला सामान का वजन जो है अब मात्र 35 किलोग्राम ही हो सकता है। मतलब साफ है कि अगर बैग का साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा है तो पेनाल्टी लग सकती है, भले ही वजन लिमिट से
कम क्यों ना हो। लखनऊ नॉर्दर्न रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी के मुताबिक यात्रियों की सुविधा के ये कदम उठाया जा रहा है। भारतीय रेलवे का नया लगेज सिस्टम चालू वित्तीय वर्ष में लागू होने की योजना है। तहत प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, टूंडला समेत मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर प्रवेश और निकास गेट पर इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें लगाई जा रही हैं। इन मशीनों से हर यात्री के बैग और बक्से का वजन मापा जाएगा। रेलवे ने अलग अलग कैटेगरी में लगेज की सीमा भी तय कर दी है। बता दें कि एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो और एसी 50 किलो तक सामान ले जाने की इजाजत होगी। वहीं स्लीपर और एसी 3 में 40 किलो, जबकि जर्नल में केवल 35 किलो तक सामान ले जाने की इजाजत होगी। अगर यात्री इस सामान लेकर चलते हैं और पहले से बुकिंग नहीं कराई है तो 6 तक जुर्माना वसूला जा सकता है। रेलवे ने इस नियम की शुरुआत पहले चरण में उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के स्टेशनों से करने का फैसला किया है। इसमें प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ चारबाग, बनारस, छिपकी, सूबेदारगंज, टूंडला, गोविंदपुरी और इटावा जैसे स्टेशन शामिल हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए लगेज नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी की है। रेल अधिकारियों का कहना है कि अब स्टेशनों पर बैग और ट्रैवल लगेज का वजन और साइज दोनों तय सीमा में रखने होंगे। ये कदम यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में भारी भरकम लगेज पर नियंत्रण रखने के लिए उठाया जा रहा है। नहीं, जैसे कि आपको पता है कि एयरपोर्ट्स पे आप कोई भी आप यात्रा शुरू करते हैं तो टिकट आप जब चेक कराते हैं उसी वक्त आपका एक तौला जाता है, आपका केबिन बैगेज के अलावा जो आपका बैगेज आपके पास होता है, और आपके उसमें टिकट्स पे इंडोर्स होता है कि कितने केजी वेट आप ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि इंटरनेशनल फ्लाइट पे जा रहे हैं या डोमेस्टिक फ्लाइट पे जा रहे हैं। वैसे ही रेलवे ने भी अपने रूल्स काफ़ी स्पष्ट रूप से निर्धारित किए हुए बहुत पहले से ही लगेज रूल्स के, क्या फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर जिस भी क्लास में जा रहे हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पर पैसेंजर कितने केजी का है। जैसे कि फर्स्ट एसी में आप जा रहे हैं तो 70 केजी पर पैसेंजर वेट मैक्सिमम लिमिट पे उसको ले जा सकता है। इसी प्रकार से स्लीपर में है तो 30 केजी के आसपास का वेट है। और इसकी समय समय पर जो टिकट चेकिंग स्टाफ हमारा ट्रेन में चलता है या स्टेशन पे देखता है, वो उसको जांच करके उसकी निर्धारित उसको करता है, और अगर ज़्यादा पाया जाता है तो उसको वो चार्ज करता है नियमानुसार। ये व्यवस्था केवल वजन ही नहीं बल्कि आकार भी जांच के दायरे में रहेगा। यानी यदि बैग हल्का है लेकिन ज्यादा जगह घेरता है तो भी अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है। बहुत फर्क पड़ेगा सर। इसमें तो बच्चे जो एक निवाला खा रहे होंगे वो भी छिन गया, क्योंकि ट्रॉली बैग चल गई है, एस्केलेटर लग गया, लिफ्ट लग गई है, प्राइवेट संस्था आ गई है। इससे तो हम लोग कोई पूछ नहीं रहा। 5 साल का बच्चा 50 किलो की अटैची खींच के ले जाता है हम लोग के सामने, और यात्री पूछता नहीं है। जो तो आप बोरी वोरी लाते हैं तब भले कुली बुला लें, नहीं तो कुली नहीं। हम लोगों को सबसे बड़ा फर्क यह है कि हम लोग को जो सामान ही नहीं ढोएगा, यात्री लेके जाएगा तो हम लोग को रोजगार कैसे चलेगा। अगर सामान यात्री ले जाएगा तभी तो रोजगार चलेगा, क्योंकि पहले से एक्सीलेटर, लिफ्ट और बीओसी जो चल रही है उससे जो हम लोग का बिल्कुल काम कर चुका है। कुली ऐप माई जरिए जो प्राइवेट के माध्यम से जो है हम लोग का रोजगार छीना जा रहा है। जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ऐसे धीरे धीरे पैर फंसा रही, ऐसे इस जो है पैर फंसाया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों का आउटसोर्स के माध्यम से दिया जा रहा है। हम लोग का बिल्कुल रोजगार खत्म हो गया। इसलिए अगर उनका जब सामान नहीं ले जाएगा तो हम लोग का रोजगार तो बिल्कुल खत्म हो गया है। ये बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि 40 किलो वजन की अटैची आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चे खींच के लेके जा रहे हैं। वैसे भी ट्रॉली वाली जो अटैची चली है इसमें हम लोग को उसमें मरी गया है। तो अगर 4 किलो जो आदमी ज़्यादा सामान ले तो हम लोग पूछा जाए, ज़्यादा सामान ले जाएगा तो हम लोगों को कौन पूछा। बाकी तो इतना हम लोग को एक्सीलेटर लग गया, वो गाड़ी आ गई, हम लोगों को वैसे भी पूछा नहीं जा रहा। हम लोगों को रोजगार ऐसे भी नहीं है जो सर सही नहीं है हमारे लिए। बहुत क्या हम भूखे मर जाएंगे इसलिए तो सर काम कम नहीं। पहले बैटरी चला, एक्सीलेटर लगा दिए तो सर लिए तो हमारे बच्चे नहीं पल पाएंगे। हमारा बहुत बुरा हाल होगा। अब भी हमारे इसलिए आप सुबह से लग रहे हम 4 बजे गए तो घुमाए। बताओ फैसला तो सर ये बहुत ही गलत है। अगर देखा जाए तो भाई कोई भी अधिक से अधिक कमाना उचित ट्रेनिंग में समझता है, क्योंकि हर ना बस में ले पाता है वो व्यक्ति, ना ही फ्लाइट में ले जा पाता है। अब ट्रेन के अलावा और कोई सुविधा ही नहीं बची है। अब अगर भी नहीं ले जाएगा तो अब किसमें लेके जाएगा। नहीं, ये तो फैसला गलत है। कितना शुल्क देना पड़ेगा? अच्छा है अभी मान लो कि लोग ये सोचते हैं कि यदि ज्यादा वेट ले जाएंगे उसमें ट्रेवल करने में भी दिक्कत आती है। उसके आधारित पर यदि सोचा जाए कि
अब लोग ज्यादा कर दिक्कत करते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी पोटरियां हैं या वगैरह वगैरह वगैरह। रेलवे ने साफ किया कि अब यात्रियों के बैग की जांच एयरपोर्ट की तरह होगी। इसके लिए स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन और स्कैनर लगाए जाएंगे। हर एंट्री और एग्जिट गेट पर सामान की स्कैनिंग होगी और बैग पर टैग भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी का बैग तय साइज से बड़ा होगा तो भी पेनल्टी लग सकती है, भले ही वजन लिमिट से कम हो। ऐसे में अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करने निकले तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपका लगेज तय सीमा से ज्यादा ना हो, वरना सफर के दौरान जुर्माना या एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होने जा रहा है। वहीं एयरपोर्ट में आपने देखा होगा कि जैसे कोई यात्री लगेज लेके जाता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है, वैसे ही अब कानपुर सेंट्रल स्टेशन में जो भी यात्री लगेज लेके जाएगा उसको एक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। अगर बात करी जाए एसी ट्रेनों की, अगर एसी ट्रेनों में 70 किलो से ज्यादा अगर यात्री लगेज लेके जाएगा तो उसे उसका शुल्क देना पड़ेगा। अगर वहीं स्लीपर ट्रेनों की बात करी जाए, अगर 40% से ज्यादा यात्री लगेज लेके जाएगा तो उसको शुल्क देना पड़ेगा। जब वही हमने यात्रियों से बात करी तो कहीं ना कहीं यात्रियों के अंदर कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिली, कई यात्रियों ने इसका फैसला गलत बताया है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां ड्रिंकिंग वाटर कैंपर्स पर बैठकर शराब, आपको बता दें, पेशाब करते बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वहीं कैंपर्स से लदी गाड़ी किसी सप्लायर की बताई जा रही। वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक ये मामला थाना गुलावटी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत के रठौड़ा गांव निवासी अमित आर्य, जो मेरठ में कैश डिलीवरी वैन का ड्राइवर है, पिछले 40 दिनों से लापता है। परिजनों के अनुसार इंस्टाग्राम पर बिजनौर की एक युवती ज्योति राजपूत से दोस्ती के बाद 11 जुलाई को वह उससे मिलने आपको बता दें चांदपुर गया हुआ था। तभी से उसका कोई सुराग नहीं मिला है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमित के साथ कथित रूप से ज्योति और उसके साथी बेरहमी से मारपीट करते दिख रहे हैं। वीडियो में अमित निर्वस्त्र हालत में रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है। परिजनों ने मेरठ के सदर कोतवाली में ज्योति और 4 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मेरठ पुलिस ने आरोपियों के घर दबिश दी, लेकिन उन्हें राजनीतिक दबाव के चलते मामूली धाराओं में चालान कर दिया गया। मामले में एक आरोपी पूर्व राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष अशोक का भतीजा बताया जा रहा है। अब केस बिजनौर ट्रांसफर कर दिया गया है। परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। थोड़ा सा उसके बारे में आप कुछ जानकारी लेंगे। अमित 11 जुलाई से और गांव से गया था अपनी नौकरी के लिए। एक वो कैश वैन चलाता था इसमें मेरठ में स्टेट बैंक की। उस कैश वैन को 12 बजे तक उसने वहाँ अपने अंदर में रखा। उसके बाद में किसी लड़की का फ़ोन बिजनौर से आया। उसके बाद में वो लड़का उस गाड़ी को अपने दोस्त को सुपुर्द करके बस में बैठ के रोडवेज में इससे वैशाली डिपो था भाई, वैशाली डिपो से वो बिजनौर के लिए गया था वहाँ से। उसके बाद में 5 बजे के बाद में उस लड़के की लोकेशन का कोई अता पता नहीं है। उसी दिन से गायब है। उसी दिन से हम सब गांव के लोग, सारा परिवार, सब लोग दुखी हैं। उसकी छानबीन में लगे हुए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।